हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम। हम देखेंगे फेज डायग्राम क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें हम कुछ टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। याद रखना कि फेज डायग्राम को हम प्यार से इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम डायग्राम भी है। अब ये फेज डायग्राम है क्या? मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इट इज ए प्लॉट, या मैं बोलूंगा इट इज ए ग्राफ या प्लॉट शोइंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच टू और मोर फिजिकल स्टेट्स कैन को एग्जिस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया? यानी फेज डायग्राम एक प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेचर प्रेशर की वो कंडीशंस देखते हैं, प्रेशर टेम्परेचर की वो कंडीशंस देखते हैं जिन कंडीशंस में दो फेजेस या दो से ज्यादा फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, यानी ये वो कंडीशंस दिखाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पे दो या दो से ज्यादा फेजेस या फिजिकल स्टेट्स आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे और कौन से कंडीशंस में नहीं रहेंगे। ये हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। समझ में आया ना? सपोज मेरे पास में अल्कोहल है, अल्कोहल का दिखाता हूं मैं। अल्कोहल को मैं ठीक ठाक टेम्परेचर पे रखता हूं और नॉर्मल मॉडरेट प्रेशर पे रखता हूं, तो मैं बोलूंगा कि अल्कोहल जो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दरमियानी टेम्परेचर और दरमियानी प्रेशर। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर सपोज बढ़ा देता हूं, मैं टेम्परेचर हाई कर देता हूं और प्रेशर लो कर देता हूं, तो मैं इस रीजन में आ जाऊंगा, यहां पे इस कंडीशन में आऊंगा यहां पे। तो ये जो कंडीशन होगी ये होगी गैस, यानी अल्कोहल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैं अगर प्रेशर बढ़ा दूं और टेम्परेचर कम कर दूं, यानी इधर आ रहा हूं मैं, कम टेम्परेचर इस रीजन में, कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो मुझे और एक नया स्टेट मिलेगा एंड दैट स्टेट विल बी सॉलिड स्टेट। मैं ऐसे बोलूंगा ये सॉलिड स्टेट। समझ में आया? यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, टेम्परेचर कम कर दूं, ये वाला रीजन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कम है, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड में, ठीक। और मॉडरेट प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यानी मॉडरेट टेम्परेचर बोलूंगा मैं, हाई टेम्परेचर नहीं, तो ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड में। अगर मैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी प्रेशर कम कर दूं और टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? शाबाश, गैसियस स्टेट में। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, इसी को हम कहते हैं फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इस तरह का कुछ होता है, हालांकि मैं वो फेज डायग्राम आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा, एक आधा फेज डायग्राम, लेकिन फेज डायग्राम में कुछ इस तरह के प्लॉट्स बनते हैं। अब देखो, इस फेज डायग्राम में ये रीजन्स बन गई, या मैं बोलूंगा इसमें रीजन्स बनते हैं या एरियाज, ठीक। और फिर ये लाइंस या बाउंड्रीज बोलूंगा मैं इनको, ठीक है, या कर्व्स बोलूंगा, लाइंस एंड कर्व्स, और कर्व्स, ये मिल जाती है, इनका कुछ मतलब रहता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपको तीन फेजेस एक साथ दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये हम डिस्कस करेंगे इसमें, ट्रिपल पॉइंट ये मिलता है, इनका कुछ मतलब रहता है, इसका कुछ मतलब रहता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, इसमें हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक। और एक फेज से दूसरे फेज में हम कैसे जाते हैं वो भी देखेंगे। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया? शाबाश। अब हम यहाँ पे एक फेज डायग्राम डिस्कस करते हैं।
ये फेज डायग्राम हम किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नजर रखो। सपोज मैं लेता हूँ एक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबको मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो मैं बोलूँगा मैं वन कंपोनेंट सिस्टम लेता हूँ, वन कंपोनेंट सिस्टम। फेजेस इसके अलग अलग हो जाएंगे, वो बाद में देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे कि ये सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। तो इसके लिए मैं अगर फेज डायग्राम बनाऊंगा तो फेज डायग्राम कैसा होगा, समझ में आया ना, ये हम देखेंगे। देखो मैं फेज डायग्राम में सबसे पहले लेता हूं प्रेशर टेम्परेचर। एक एक्सिस पे प्रेशर, दूसरे एक्सिस पे टेम्परेचर। अगर हम इधर जाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा, पीछे आएंगे तो टेम्परेचर कम, इधर आएंगे तो प्रेशर कम, इधर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। यानी हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ या टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ, ठीक। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अगर मैं सपोज रूम टेम्परेचर के आसपास लेता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रहेगा, गैस, ठीक। समझ में आना, यहां तक तो क्लियर है। यानी ये रूम टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे गैस रहता है, क्योंकि प्रेशर इस रीजन में, इस लेवल का प्रेशर है ये। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं, मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। समझ में आया ना, जब हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं फिर से, टेम्परेचर इधर जाऊं तो ये फिर से इस लेवल पे, इस प्रेशर पे अगर मैं देखूं तो इस प्रेशर पे फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस पे। अगर मैं फिर से प्रेशर बढ़ा दूं तो ये फिर लिक्विड, फिर प्रेशर बढ़ाऊं तो फिर लिक्विड, फिर प्रेशर बढ़ाऊं तो फिर लिक्विड। यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो ये इधर जाता है, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये इधर जाता है। क्लियर? समझ में आना। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर टेम्परेचर का खेल जो है ना, ये कुछ हद तक चलता है। सपोज इस पॉइंट तक, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में ये गैस बन गया एक बार, तो फिर आप इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दो, ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट जहां पे, या मैं बोलूंगा जिसके बाद, अबव विच a gas cannot be liquefied whatsoever pressure we apply, that point is called critical temperature। मैं बोलूंगा इसको, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं आपको बताता हूं, ये रहता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। और ये इसकी यहाँ पे जो प्रेशर रहता है, इस लेवल पे जो प्रेशर है वो भी मैं साथ में बताता चलूं, वो रहता है 72.8 एटमॉस्फेयर। समझ में आया ना, हम एक एटमॉस्फेयर से लेके 72 तक चले गए गैस लिक्विड के चक्कर में। समझ में आया? शाबाश। अब अगर मैं सपोज टेम्परेचर कम कर देता हूं, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, ये गैस जो है फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं तो, टेम्परेचर कम करने से जो है वो तब भी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रेशर बढ़ाने से भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से और प्रेशर कम करने से लिक्विड जो है वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? शाबाश। अब मैं इसको लिक्विड करना चाहता हूँ, मैं एक इस पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो ही मैं पहुँच जाता हूँ, मैं जब इससे कम टेम्परेचर कर देता हूँ, शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो मैं रूम टेम्परेचर से नीचे नीचे आ रहा हूँ, सपोज 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, -20,
-30 -40 -50 -56.6 जब मैं पहुंच जाऊंगा -56.6, ये पॉइंट याद रखना -56.6। तो इस पॉइंट पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी ये दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड नहीं रहेगा बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। समझ में आया ना, पहले गैस था, मैंने प्रेशर बढ़ाया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर टेम्परेचर जब कम करते गया तो एक पॉइंट ऐसा आया कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। ठीक, अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें एक तरफ लिक्विड तो दूसरी तरफ सॉलिड। ठीक, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा तो राइट यानी लिक्विड, टेम्परेचर कम तो सॉलिड। समझ में आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात। अब यहाँ पे अगर मैं प्रेशर कम करता हूँ, यानी इस सॉलिड का प्रेशर जो है मैं बहुत ही कम करता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं सॉलिड का प्रेशर ही कम कर देता हूँ तो ये वेपर्स बनाना शुरू कर देगा, यानी डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। समझ में आया, क्लियर, सॉलिड टू वेपर यानी सॉलिड टू गैस। वो बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। अब देखो, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये इसको लिखा मैं 0 पॉइंट, ये है A, ये इसको लिखता हूं मैं B और इसको लिखता हूं मैं C। अब इन 4 पॉइंट्स के दरमियान खेल है पूरा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फेज है, लिक्विड फेज। इस रीजन में कौन सा फेज है, गैसियस फेज। यहाँ पे कौन सा फेज है, सॉलिड फेज। ठीक, अब अगर मैं सपोज कंडीशंस मेंटेन करता हूँ, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर कंडीशंस मेंटेन करता हूँ, सपोज इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर और ये प्रेशर है, तो इस पॉइंट पे ये लाइन आती है। इस लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक तरफ लिक्विड और दूसरी तरफ सॉलिड, यानी लिक्विड सॉलिड जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में। समझ में आया ना, और बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। तो इसका मतलब ये जो लाइंस है ना, लाइंस, ये हमें इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। याद रखना, लाइंस जो रहते हैं, लाइंस और कर्व्स, ये क्या दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम। किसके बीच में इक्विलिब्रियम, दो डिफरेंट फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम। समझ में आया ना, यानी इस लाइन के ऊपर 2 फेजेस रहते हैं। ये हम आगे देखेंगे। अब ये जो एरिया है, इसमें एक एरिया ये है जैसे COB, दूसरा एरिया BOA या AOB, तीसरा एरिया है AOC, ये वाला एरिया। इन एरियाज की भी मतलब है, इस एरिया में सिर्फ गैस, इस एरिया में सिर्फ लिक्विड और इस एरिया में सिर्फ सॉलिड होता है। समझ में आया ना, शाबाश। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम एरिया क्या होता है। एरिया का हीरो हूं, ठीक है। तो एरिया जो है ये हमें दिखाता है फेज, याद रखना। और इसमें हमेशा क्या बोलूँगा मैं, अक्सर बोलूँगा मैं, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर। हमेशा का मतलब ऑलवेज रहता है मतलब, और अक्सर मीन्स यूजुअली क्या होता है, इसमें सिंगल फेज रहता है। तो यहाँ पे भी तो सिंगल फेज ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में तो सिंगल फेज है। यहाँ पे लिक्विड फेज है इस एरिया में सॉलिड फेज, इस एरिया में गैस फेज। तो एरिया जो है ये हमें दिखाता है फेजेस। क्लियर। अब अगर आप किसी भी एरिया में देखोगे, इसमें एक फेज, कंपोनेंट कितने, एक कंपोनेंट। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा फिर, F = C - P + 2। यही फार्मूला है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला, पिछले वाले लेक्चर्स में देख लेना।
कंपोनेंट है 1, ठीक, और फेजेस रहते हैं हर एक में एक एक, चाहे वो एरिया AOC हो या AOB हो, AOC हो या BOC हो, 3 एरिया है ना। BOC का जो एरिया है उसमें क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड फेज, एक ही फेज। AOC के एरिया में क्या है, गैस है, और AOB के एरिया में क्या है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कंपोनेंट भी 1, इसमें फेज भी 1 + 2, 1 और 1 कैंसल, यानी इसका मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। सो मैं बोलूँगा जो एरिया है वो बाई वेरिएंट रहते हैं। बाई वेरिएंट का मतलब इसमें 2 आवारा लोग हैं, यानी दो जो फिजिकल मैं बोलूँगा पैरामीटर्स वो आवारा हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, तब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं लाइंस। लाइंस जो है ना हमारे पास में कौन कौन सी है, एक है AO लाइन, ठीक है, इसका मतलब है, इन लाइंस का मतलब है, याद रखना, या मैं इसको बोल सकता हूँ कर्व्स। और ये जो कर्व्स है ना ये हमें दिखाती हैं 2 फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। AO कर्व है ये, इन A और O के बीच में, ये A है और ये O है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसको गौर से देखना। AO पे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में, कौन कौन सा फेज, एक है लिक्विड और दूसरा गैस। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये वेपोराइजेशन कर्व है। क्या है, वेपोराइजेशन कर्व। आप इसको कंडेंसेशन कर्व भी कह सकते हैं। अगर आप गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो कंडेंसेशन कर्व भी बोल सकते हैं और वेपोराइजेशन कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कर्व पे लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड और गैस जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? दो फेजेस है इक्विलिब्रियम में। अब दूसरा कर्व दिखा दो मैं आपको। दूसरा कर्व जो है वो है OB कर्व। OB क्या है, एक तरफ लिक्विड दूसरी तरफ सॉलिड। तो मैं इसको कह सकता हूं इट इज मेल्टिंग कर्व और फ्यूजन कर्व बोल सकते हैं इसको, फ्यूजन कर्व। समझ में आया ना? मेल्टिंग कर्व और फ्यूजन कर्व। आप इसको फ्रीजिंग कर्व भी बोल सकते हैं क्योंकि आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं या सॉलिड से लिक्विड में वापस आ रहे हैं। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में, ठीक। अब मैं और एक कर्व दिखाता हूं आपको जो मैं यहीं पे लिखूंगा। यहाँ पे एक कर्व है OC, ये भी एक कर्व है ना। इस कर्व पे आपको सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में दिखेंगे। मैं इसको कह सकता हूं ये सब्लिमेशन कर्व है। क्या ये? सब्लिमेशन का मतलब रहता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस या वेपर्स, राइट। यहां तक और ठीक है, शाबाश। या आप इसको बोल सकते हैं डिपोजिशन कर्व। डिपोजिशन का मतलब सॉलिड गैस को सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना। समझ में आया ना? तो यहाँ पे सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में, ये है ना, शाबाश। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें हर एक कर्व पे 2 फेजेस हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड गैस या लिक्विड वेपर जो है मैं बोलूँगा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में। लेकिन है तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड ही, चाहे वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, गैस में। तो मैं बोलूँगा इसमें कंपोनेंट हर जगह एक है। कंपोनेंट 1, फेजेस कितने हैं? 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? F = C - P + 2, यानी
1 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं बोलूँगा कि ये जो कर्व्स हैं दीज आर यूनिवेरिएंट। याद रखना यूनिवेरिएंट, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो कर्व्स आर यूनिवेरिएंट, एरियाज क्या है बाइवेरिएंट। अब देखते हैं हम वो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। देखो अब रहता है ये पॉइंट, इसको मैं कुछ अलग कलर से दिखाऊंगा। इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपको 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में नजर आएंगी। यानी ये ऐसी कंडीशन है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब वो कंडीशन, इट शोज द कंडीशन अंडर विच ऑल दी 3 फेजेस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। समझ में है ना? ये मैं बोलूंगा ट्रिपल पॉइंट, इसको यहीं पे लिखते हैं ट्रिपल पॉइंट। यानी ऑल 3 फेजेस को एग्जिस्ट। याद रखना को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए तीनों। को एग्जिस्ट तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम में तीनों होने चाहिए, उसको कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रिपल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है और वो प्रेशर है जहां पे तीनों फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। और ये जो टेम्परेचर है ये है -56.6 डिग्री, और इसका जो प्रेशर है वो है 5.11 atm एटमॉस्फेयर। समझ में है ना? यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर -56 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 5.11 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में तीनों फेजेस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में को एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। समझ में आया ना? अब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो फेजेस हैं वो कितने हैं? 3। कंपोनेंट कितने हैं? एक कंपोनेंट तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। शाबाश। तो इसका मतलब एफ जो आएगा वो आएगा C - P + 2, यानी कंपोनेंट 1 -3 + 2 वो आएगा बराबर 0। इसको हम कहते हैं इनवेरिएंट। क्या कहते हैं? इनवेरिएंट। अब याद रखना ट्रिपल पॉइंट का मतलब जहां पे तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 56.6 और ट्रिपल पॉइंट भी 56.6 डिग्री सेल्सियस है। याद रखना ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक, टेम्परेचर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बराबर है। जैसे वाटर में ट्रिपल पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल अलग अलग है। वो हम उस कंडीशन में देखेंगे जब हम फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ेंगे, तब हम वो देखेंगे और स्टडी करेंगे कि वो ट्रिपल पॉइंट वहाँ पे क्यों डिफरेंट आता है और कैसे डिफरेंट आता है। समझ में आया ना? यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब आपको फेज डायग्राम में जो मैंने अभी बताया कि ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, कर्व्स क्या रहती हैं, एरियाज क्या रहते हैं, ठीक है। और साथ साथ में और एक चीज़ मैं बताऊंगा, उसको कहते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं ऐसे बताता हूँ ये मिसाल के तौर पर। अगर मैं इसको एहतियात से बिल्कुल केयरफुली कूल करता हूँ और ये इस कंडीशन में, इस पॉइंट पे, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे पेन की जो निब है, इस पॉइंट पे भी मैं अगर इसको लिक्विड फॉर्म में रख सकता हूँ। समझ में है ना? केयरफुली कूल करके यहाँ तक लिक्विड फॉर्म में लाता हूँ। हालांकि ये जो रीजन है, इस रीजन में सॉलिड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं केयरफुली कूल करता हूँ कुछ चीज़ों को, तो वो मतलब कुछ दूसरे फेज में भी इस कंडीशन में आ सकते हैं। समझ में आया ना? अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अटेन की जा सकती है। यानी ये जो इक्विलिब्रियम है, ये लिक्विड सॉलिड का जो इक्विलिब्रियम है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में अटेन की जा सकती है।
सॉलिड से हम लिक्विड को इस पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोल सकता हूँ मैं, ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन बाकी जो कर्व्स है, ये वाली कर्व्स, ये हमें दिखाती हैं ट्रू इक्विलिब्रियम। याद रखना, जो कर्व्स रहती हैं फेज डायग्राम में, जो कर्व्स रहती हैं, दीज कर्व्स, ये हमें दिखाती हैं ट्रू इक्विलिब्रियम। और ये जो पॉइंट है, ये दिखाता है हमें ट्रिपल पॉइंट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फेज डायग्राम क्या रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर और सल्फर, साथ साथ में कुछ दूसरी चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और याद रखना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ऐसी चीज़ें मत भूलना।